किसी ने दिल से पुकारा होगा, ज़रूर तुमको किसी ने दिल से पुकारा होगा। एक बार तो चाँद ने कभी तुमको निहारा होगा। मायूस होंगे सितारे भी उस दिन, मायूस होंगे सितारे भी उस दिन, खुदा ने जब ज़मीन पे आपको उतारा होगा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि एक कलम के सिपाही, जी हाँ, कलम के सिपाही यानी प्रेमचंद्र जी का आज जन्मदिन है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आखिरी मंजिल मुंशी प्रेमचंद की कहानी। ठीक है, तो मैं आपको आज एक कहानी सुनाऊंगा। काफ़ी मधुर कहानी है। तो सबसे पहले आज जिस व्यक्तित्व का जन्मदिन है, जिनकी कृतियाँ आपके चितवन को, आपके मन को झकझोर देती है, और इनकी कृतियों का जो लगाव है वो ज़मीनी स्तर से है, ऐसा नहीं कि हवा हवाई है। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय हम आपको दे देते हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। और ये अध्यापक थे, लेखक थे, पत्रकार थे। इन्हें कलम का सिपाही, जादूगर कहा जाता है। इन्हें आधुनिक काल का कवि कहा जाता है। इन्होंने ढेर सारी कहानियाँ, उपन्यास की रचना की। ये आदर्शवाद और यथार्थवाद, इनका जो लेखनी है वो आदर्शवाद और यथार्थवाद से प्रेरित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला और मानसरोवर। लगभग गोदान के बारे में सभी लोग जानते होंगे। इनका देहांत 8 अक्टूबर 1936 को हो गया। तो मैंने काफ़ी संक्षेप में इनका जीवन परिचय दिया है। हालांकि ये ऐसे व्यक्तित्व, इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े प्रतिभा या इतने बड़े विचारधारा के ये इंसान हैं, जिनकी अगर व्याख्या की जाए तो बहुत समय लगेगा, है ना। तो आज इनके जन्मदिन स्पेशल में मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा। और ये कहानी आपकी वास्तविकता से रिलेट करती है। दरअसल ये इस कहानी का शीर्षक है आखिरी मंजिल, और ये कहानी प्रेम आधारित कहानी है। तो मुझे आशा है कि आप इसे गौर से और खामोशी से ज़रूर सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरी मंजिल। आज 3 साल गुजर गए। यही मकान है, यही बाग है, यही गंगा का किनारा, यही संगमरमर का हौज, यही मैं हूँ और यही दरो दीवार। मगर इन चीज़ों से दिल पर कोई असर नहीं होता। वह नशा जो गंगा की सुहानी और हवा के दिलकश झोंकों से दिल पर छा जाता था, उस नशे के लिए अब जी तरस जरस के रह जाता है। अब वह दिल नहीं रहा। वह युवती जो जिंदगी का सहारा थी, अब इस दुनिया में नहीं है। मोहिनी ने बड़ा आकर्षक रूप पाया था। मोहिनी इस कहानी की नायिका है। उसके सौंदर्य में एक आश्चर्यजनक बात थी। उसे प्यार करना मुश्किल था। वह पूजने के योग्य थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक बड़ी लुभावनी आत्मिकता की दीप्ति रहती थी। उसकी आंखें, जिनमें लाज और गंभीरता और पवित्रता का नशा था, प्रेम का स्रोत थी। उसकी एक एक चितवन, एक एक क्रिया, एक एक बात उसके हृदय की पवित्रता और सच्चाई का असर दिल पर पैदा कर देती थी। जब वह अपनी शर्मीली आँखों से मेरी ओर ताकती तो उसका आकर्षण और उसकी गर्मी मेरे दिल में एक ज्वार भाटा सा पैदा कर देती थी। उसकी आँखों से आत्मिक भावों की किरणें निकलती थी, मगर उसके होठों प्रेम की बानी से अपरिचित थे। तो आप देख सकते हैं इनकी कहानी में कितना रस है और भाव किस तरह का है।
गौर से आप समझेंगे इसको। उसकी आंखों से आत्मिक भावों की किरणें निकलती थी, मगर उसके होठों प्रेम की बानी से अपरिचित थे। कहने का मतलब कि उस लड़की का जो विचार है, जो प्रेम के प्रति भाव है, वो दिल के अंदर उसके अरमान हैं, लेकिन वो उसे कह नहीं पाती है। उसने कभी इशारे से भी इस अथाह प्रेम को व्यक्त नहीं किया, जिसकी लहरों में वह खुद तिनके की तरह बही जाती थी। उसके प्रेम की कोई सीमा न थी। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। एक बार फिर से मैं इसको दोहराता हूँ। वह प्रेम जिसका लक्ष्य मिलन है, प्रेम नहीं वासना है। अरे जहाँ पर मिलन है वो प्रेम नहीं है, क्या है? वासना है। और अभी वर्तमान में जो आप जिस प्रकार का प्रेम देखते हैं, वो वास्तव में वो प्रेम नहीं है, वो एक प्रकार का वासना। मोहिनी का प्रेम वह प्रेम था जो मिलने में भी वियोग के मज़े लेता है। मुझे खूब याद है एक बार जब उसी हौज के किनारे चांदनी रात में मेरी प्रेम भरी बातों से विभोर होकर उसने कहा था, आह। वह आवाज़ अभी मेरे हृदय पर अंकित है। मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। मिलन प्रेम का आदि है, अंत नहीं। प्रेम की समस्या पर इससे ज़्यादा शानदार, इससे ज़्यादा ऊंचा ख्याल कभी मेरी नज़र में नहीं गुजरा। वह प्रेम जो चितावनों से पैदा होता है और वियोग में भी हरा भरा रहता है। वह वासना के एक झोंके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए, इस प्रकार का प्रेम इस आधुनिक युग में कहाँ संभव है कि यह मेरी आत्मस्तुति हो, मगर वह प्रेम जो मेरी कमजोरियों के बावजूद मोहिनी को मुझसे था, उसका एक कतरा भी मुझे बेसुध करने के लिए काफ़ी था। मेरा हृदय इतना विशाल ही न था। मुझे आश्चर्य होता था कि मुझ में वह कौन सा गुण था जिसने मोहिनी को मेरे प्रति प्रेम से विट्ठल कर दिया था। सौंदर्य आचरण की पवित्रता, मर्दानगी का जौहर, यही वह गुण है जिन पर मोहब्बत निछावर होती है। कहते हैं कि सौंदर्य आचरण की पवित्रता और मर्दानगी का जौहर, यही वह गुण होता है जिस पर लड़कियां अपनी मोहब्बत निछावर करती है। मगर मैं इनमें से एक पर भी गर्व नहीं कर सकता था। शायद मेरी कमजोरियां ही उस प्रेम की तरफ का कारण थी। मोहिनी में वह अदाएं न थी जिन पर रंगीली तबीयतें फिदा हो जाया करती है। तिरछी चितवन, रूप गर्व की मस्ती भरी हुई आंखें, दिल को मोह लेने वाली मुस्कुराहट, चंचल वाणी, उनमें से कोई चीज़ यहाँ न थी। मगर जिस तरह चांद की मध्यम सुहानी रोशनी में कभी कभी फुहारे पड़ने लगती हैं, उसी तरह निश्चल प्रेम में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट कौंध जाती और आंखें नम हो जाती। यह अदा न थी, सच्चे भावों की तस्वीर थी जो मेरे हृदय में पवित्र प्रेम की खलबली पैदा कर देती थी। शाम का वक्त था, दिन और रात गले मिल रहे थे। आसमान पर मतवाली घटाएं छाई हुई थी और मैं मोहिनी के साथ उसी हौज के किनारे बैठा हुआ था। ठंडी ठंडी बयार और मस्त घटाएं हृदय के किसी कोने में सोते हुए प्रेम के भाव को जगा दिया करती है। वह मतवालापन जो उस वक्त हमारे दिलों पर छाया हुआ था, उस पर मैं हजारों होशमंदियों को कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसा मालूम होता था कि उस मस्ती के आलम में हमारे दिल बेताब होकर आँखों से टपक पड़ेंगे। आज मोहिनी की जवान भी संयम की बेड़ियों से मुक्त हो गई थी और उसकी प्रेम में डूबी हुई बातों से मेरी आत्मा को जीवन मिल रहा था। एकाएक मोहिनी ने चौंक कर गंगा की तरफ देखा। हमारे दिलों की तरह उस वक्त गंगा भी उमड़ी हुई थी। पानी की उस उद्विग्न उठती गिरती सतह पर एक दिया बहता हुआ चला जाता था और उसका चमकता हुआ अक्स
थिरकता और नाचता एक पुच्छल तारे की तरह पानी को अलौकित कर रहा था। अब देखिए, प्रेम के सौंदर्य बोधन का जो सबकी शब्दावली है कितनी गंभीर है और कितने रोचक है। समझिए, आह, उस नन्ही सी जान की क्या बिसात थी। कागज़ के चंद पुर्जे, बांस की चंद तितलियाँ, मिट्टी का एक दिया कि जैसे कि किसी की अतृप्त लालसाओं की समाधि थी, जिस पर किसी दुख बांटने वाले ने तरस खाकर एक दिया जला दिया था। मगर वह नन्ही सी जान, जिसके अस्तित्व का कोई ठिकाना न था, उस अथाह सागर में उछलती हुई लहरों से टकराती, भंवरों से हिलकोरे खाती, शोर करती हुई लहरों को रौंदती चली जाती थी। शायद जल देवियों ने उसकी निर्बलता पर तरस खाकर उसे अपने आंचलों में छुपा लिया था। जब तक वह दिया झिलमिलाता और टिमटिमाता हमदर्द लहरों से झकोरे लेता दिखाई दिया। मोहनी टकटकी लगाए खोई सी उसकी तरफ ताकती रही। जब वह आंख से ओझल हो गया तो वह बेचैन से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं किनारे पर जाकर उस दिए को देखूंगी। जिस तरह हलवाई की मनभावन पुकार सुनकर बच्चा घर से बाहर निकल पड़ता है और चाव भरी आंखों से देखता और अधीर आवाज़ों से पुकारता उस नेमत की थाल की तरफ दौड़ता है। उसी जोश और चाव के साथ मोहिनी नदी के किनारे चली। बाग से नदी तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हम दोनों तेजी के साथ नीचे उतरे और किनारे पहुँचते ही मोहिनी ने खुशी के मारे उछलकर जोर से कहा, अभी है, अभी है, देखो वह निकल गया। वह बच्चों जैसा उत्साह और उद्विग्न अधीरता जो मोहिनी के चेहरे पर उस समय थी, मुझे कभी न भूलेगी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, उस दिन उस दिए से ऐसा हार्दिक संबंध, ऐसी विह्वलता क्यों? मुझ जैसा कवित्व शून्य व्यक्ति उस पहेली को जरा भी न बुझ सका। मेरे हृदय में आशंकाएं पैदा हुई। अंधेरी रात है, घटाएं उमड़ी हुई है, नदी बाढ़ पर, हवा तेज है, यहाँ इस वक्त ठहरना ठीक नहीं होगा। मगर मोहिनी, वह चाव भरे भोलेपन की तस्वीर, उसे दिए की तरफ आंखें लगाए चुपचाप खड़ी थी और वह उदास दिया ज्यों हिलता मचलता चला जाता था। न जाने कहाँ किस देश, मगर थोड़ी देर के बाद वह दिया आंखों से ओझल हो गया। मोहिनी ने निराश स्वर में पूछा, बुझ गया होगा। और इसके पहले कि मैं जवाब दूं, वह उस डोंगी के पास चली गई जिस पर बैठकर हम कभी कभी नदी की सैरें किया करते थे, और प्यार से मेरे गले लिपटकर बोली, मैं उस दियो को देखने जाऊंगी कि वह कहाँ जा रहा है, किस देश को जा रहा है। यह कहते कहते मोहिनी ने नाव की रस्सी खोल दी। जिस तरह पेड़ों की डालियां तूफान के झोंकों से झंकोले खाती है, उसी तरह यह डोंगी डमाडोल हो रही थी। नदी का वह डरावना विस्तार, लहरों की वह भयानक छलांगे, पानी की वह गुजरती हुई आवाज़, इस खौफनाक अंधेरे में इस डोंगी का बेड़ा कैसे पार होगा? मेरा दिल बैठ गया। क्या उस अभागे की तलाश में यह किश्ती भी डूबेगी? मगर मोहिनी का दिल उस वक्त उसके बस में न था। उसी दिए की तरह उसका हृदय भी भावनाओं की विराट लहरों भरी गरजती हुई नदी में बहा जा रहा था। मतवाली घटाएं झुकती चली आती थी कि जैसे नदी के गले मिलेंगी, और वह काली नदी यूँ उठती थी कि जैसे बादलों को छू लेगी। देखिए सिचुएशन कितना डरावना है। डर के मारे आंखें मूंदी जाती थी। हम तेजी के साथ उछलते, कगारों के गिरने की आवाज़ें सुनते, काले काले पैरों का झूमना देखते चले जाते थे। आबादी पीछे छूट गई, देवताओं को बस्ती से भी आगे निकल गए।
एकाएक मोहिनी चौंक कर उठ खड़ी हुई और बोली, अभी है, अभी है, देखो वह जा रहा है। मैंने आंख उठाकर देखा, वह दिया ज्यों का त्यों हिलता मचलता चला जाता था। उस दिए को देखते हम बहुत दूर निकल गए। मोहिनी ने यह राग अलापना शुरू किया, मैं साजन से मिलने चली। कैसा तड़पा देने वाला गीत था और कैसी दर्द भरी रसीली आवाज़। प्रेम और आंसुओं में डूबी हुई मोहक गीत में कल्पनाओं को जगाने की बड़ी शक्ति होती है। वह मनुष्य को भौतिक संसार से उठाकर कल्पना लोक में पहुंचा देता है। मेरे मन की आंखों में उस वक्त नदी की पुरजोर लहरें, नदी किनारे की झूमती हुई डालियाँ, सनसनाती हुई हवाएं, सब ने जैसे रूप धर लिया था और सब की सब तेजी से कदमें उठाए चली जाती थी अपने साजन से मिलने के लिए। उत्कंठा और प्रेम से झूमती हुई ये युवती कि धुंधली सपने जैसी तस्वीर हवा में लहरों और पैरों के झुरमुट में चली जाती दिखाई देती और कहती थी, साजन से मिलने के लिए चली। इस गीत ने सारे दृश्य पर उत्कंठा का जादू फूंक दिया। मैं साजन से मिलन चली, मैं साजन से मिलन चली। साजन बसत कौन सी नगरी में, बौरी न जानूं, ना मोहे आस मिलन की, उससे ऐसी प्रीत भली। मैं साजन से मिलन चली। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैं साजन से मिलन चली, साजन बसत कौन सी नगरी, मैं बौरी न जानूं, न मोहे आस मिलन की, उससे ऐसी प्रीत भली। मतलब ऐसी प्रीत कैसे लग गई उसके बारे में तो मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं साजन से मिलन फिर भी चली। मोहिनी खामोश हुई तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे में एक बहुत मध्यम रसीला स्वप्निल स्वर क्षितिज के उस पार से या नदी के नीचे से या हवा के झोंकों के साथ आता हुआ मन के कानों को सुनाई देता था। मैं साजन से मिलन चली। मैं इस गीत से इतना प्रभावित हुआ कि जरा देर के लिए मुझे ख्याल न रहा कि कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। दिल और दिमाग में वही राग गूंज रहा था। अचानक मोहिनी ने कहा, उस दिए को देखो। मैंने दिए की तरफ देखा, उसकी रोशनी मंद हो गई थी और आयु की पूंजी खत्म हो चली थी। आखिर वह एक बार जरा भभका और बुझ गया। जिस तरह पानी की बूंद नदी में गिरकर गायब हो जाती है, उसी तरह अंधेरे के फैलाव में उस दिए की हस्ती भी गायब हो गई। मोहिनी ने धीमे से कहा, अब नहीं दिखाई देता, बुझ गया। आश्चर्य से यह कहकर उसने एक ठंडी सांस ली। दर्द उमड़ आया, आंसुओं से गला फंस गया। जवान से सिर्फ इतना निकला, क्या यही उसकी आखिरी मंजिल थी? और आंखों से सारे आंसू गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। मोहिनी की बेचैनी और उत्कंठा, अधीरता और उदासी का रहस्य समझ में आ गया और बरबस मेरी आंखों से भी आंसू की चंद बूंदें टपक पड़ी। क्या उस शोर भरे खतरनाक तूफानी सफ़र की यही आखिरी मंजिल थी? दूसरे दिन मोहिनी उठी तो उसका चेहरा पीला था। उसे रात भर नींद नहीं आई थी। वह कभी स्वभाव की स्त्री थी। रात की इस घटना ने उसके दर्द भरे भावुक हृदय पर बहुत असर पैदा किया था। हंसी उसके होठों पर यूं ही बहुत कम आती थी। हाँ, चेहरा खिला रहता था जरूर। आज से वह हंसमुखपन भी विदा हो गया। हरदम चेहरे पर एक उदासी सी छाई रहती और बातें ऐसी जिनसे हृदय छलनी होता था और रोना आता था। मैं उसके दिल को इन ख्यालों से दूर रखने के लिए कई बार हंसाने वालों के किस्से लाया, मगर उसने उन्हें खोल कर भी नहीं देखा। हाँ, जब मैं घर पर न होता तो वह कवि की रचनाएं देखा करती, मगर इसलिए नहीं कि उनके पढ़ने से कोई आनंद मिलता था, बल्कि इसलिए कि उसे रोने के लिए ख्याल मिल जाता था। और वह कविताएं जो उस ज़माने में उसने लिखी, दिल को पिघला देने वाले दर्द भरे गीत हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें पढ़कर अपने आंसू रोक लेगा? वो कभी कभी अपनी कविताएं मुझे सुनाती और जब मैं दर्द में डूबकर उनकी प्रशंसा करता तो मुझे उसकी आंखों में आत्मा के उल्लास का नशा दिखाई पड़ता। हंसी, दिल लगी और रंगीनी मुमकिन है कुछ लोगों के दिलों पर असर पैदा कर सके, मगर वह कौन सा दिल है जो दर्द के भावों से पिघल न जाएगा। एक रोज़ हम दोनों इसी बाग की सैर कर रहे थे। शाम का वक्त था और चैत का महीना।
मोहिनी की तबीयत आज खुश लग रही थी। बहुत दिनों के बाद आज उसके होंठों पर मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी थी। जब शाम हो गई और पूर्णमासी का चांद गंगा की गोद से निकलकर ऊपर उठा तो हम इसी हौज के किनारे बैठ गए। यह मॉल सीढ़ियों की कतार और यह हौज मोहिनी की यादगार है। चांदनी में बिसात आई और चौपर होने लगी। आज तबीयत की ताजगी ने उसके रूप को चमका दिया था और उसकी मोहक चपलताएं मुझे मतवाला किए देती थी। मैं कई बाजियां खेला और हर बार हारा। हारने में जो मज़ा था वो जीतने में कहाँ। हल्की सी मस्ती में जो मज़ा है वो छकने और मतवाला होने में नहीं। चांदनी खूब छिटकी हुई थी। एकाएक मोहिनी ने गंगा की तरफ देखा और मुझसे बोली, वह उस पार कैसी रोशनी नज़र आ रही है। मैंने भी निगाह दौड़ाई। चिता की आग जल रही थी, लेकिन मैंने टाल कर कहा, साझी खाना पका रहे हैं। मोहिनी को विश्वास नहीं हुआ। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट दिखाई दी और आंखें नम हो गई। ऐसे दुख देने वाले दृश्य उसके भावुक और दर्दमंद दिल पर वही असर करते थे जो लू की लपट फूलों के साथ करती है। थोड़ी देर तक वह मौन निश्चिला बैठी रही, फिर शोक भरे स्वर में बोली, अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच गया। तो ये थी उसकी आखिरी मंजिल। आपने इसमें देखा कि इसके माध्यम से प्रेमचंद ने प्यार की जो वानगी है उस पर कितना, उसके अंदर कितना रस डाला है कि प्यार का मतलब ये नहीं है कि आपने शारीरिक मिलन किया, कल नहीं मिले तो आज रुसवा हो गए, या फिर छोटी छोटी बातों पर विवाद हो गए, या आज के प्यार का मतलब भौतिक सुख हो गया है, जबकि प्यार का मतलब तो अलौकिक सुख है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।